हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू रिवीजन सीरीज। और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा चैप्टर है, दैट इज सेंटर ऑफ मास। और इसके साथ ही हम कोलिजन को भी डिस्कस करेंगे। कुछ बच्चों का आ रहा था मैसेज कि सर वर्क एनर्जी पावर में कोलिजन नहीं कराए, हमारी बुक में वर्क एनर्जी पावर वगैरह में है। तो बहुत सारे बच्चों के आए, तो सबका अपना तरीका है। कुछ लोग वर्क एनर्जी पावर में कोलिजन कराते हैं, कुछ सेंटर ऑफ मास के साथ कराते हैं। तो मैं सेंटर ऑफ मास के साथ आपको कोलिजन की डिटेल देने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो में क्या बात करनी है आज हमको, सेंटर ऑफ मास के बारे में करनी है। क्या होता है सेंटर ऑफ मास? किसी भी बॉडी का वो पॉइंट जिस पे उस पूरी बॉडी का मास इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। हम मानते हैं कि ऐसा हुआ है अपने कन्वीनियंट के लिए। भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, क्यों? अब ऐसा मानते क्यों है? तो यार समझो, मान लो कोई बॉडी है, ऐसे आगे बढ़ रही है यार, इसकी अपनी कुछ वेलोसिटी होगी, इस पार्ट की अपनी कुछ वेलोसिटी होगी, इसकी कुछ और होगी। तो अगर हम बोलेंगे मास इनटू वेलोसिटी, तो यार कौन सी वेलोसिटी बोल रहे हो, ये या ये कौन सी? कुछ बोल पाओगे क्या आप? तो हम मानते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी वही पूरी बॉडी वगैरह की होगी। तो इस कन्वीनियंट के लिए हम ऐसा सेंटर ऑफ मास के टॉपिक को कंसीडर करके चलते, ठीक है। अब फॉर आइडेंटिकल शेप ऑफ बॉडी सेंटर ऑफ मास इज एट द सेंटर। जैसे स्क्वायर हो गया, जैसे रेक्टेंगल हो गया, जैसे सर्कल हो गया, स्फीयर हो गया, ये सब आइडेंटिकल शेप ऑफ बॉडी हम मानते हैं इनके का सेंटर ऑफ मास इनके सेंटर पे होता है, ठीक है। अनदर थिंग, अगर कभी आपसे असर्शन रीजन में ये पूछता है कि सेंटर ऑफ मास इनसाइड द बॉडी होगा या आउटसाइड, तो बच्चा दोनों पॉसिबल है। स्फीयर है तो उसका सेंटर ऑफ मास उसके अंदर होगा, और अगर रिंग है तो उसका सेंटर ऑफ मास बॉडी के बाहर होगा भाई, है ना। देखो जैसे ये रिंग है बच्चा, तो रिंग तो यहाँ पे नहीं है ना, लेकिन सेंटर ऑफ मास तो इसके सेंटर पे, दैट इज आउटसाइड द बॉडी। तो याद रखिएगा, पॉइंट अपने हिसाब से नोट करते चलिएगा, है ना। अब क्या है कि अगर मान लीजिए दो मासेस हैं और इनका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं लाई कर रहा है, मान लीजिए इससे डिस्टेंस r1 है, इससे डिस्टेंस क्या है, r2 है बच्चा। तो m1 अपॉन m2 इक्वल टू r2 बाई r1। अल्टीमेटली जो मास होता है बच्चा, वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब समझो क्या है कि जो सेंटर ऑफ मास होगा वो हमेशा भारी बॉडी की तरफ होगा। अगर m1 की वैल्यू यहाँ पे, m1 की वैल्यू अगर m2 से ज्यादा है, तो जो सेंटर ऑफ मास होगा m1 के पास होगा। अगर m2 की वैल्यू m1 से ज्यादा है, तो जो सेंटर ऑफ मास होगा m2 की तरफ होगा। एकदम बेसिक सी सिंपल सी बात किया है। आई होप बात समझ में आई होगी, है ना। तो अपने हिसाब से नोट डाउन करते चलिएगा बच्चा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, है ना। वीडियो काफी लेंथी हो जाएगा। अब जो सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे, देखिए दो चीजें होती हैं सेंटर ऑफ मास में। तो डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम आएगा, ये तो कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। अब कॉन्टिन्यूअस में भी तीन वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं, आइसोलेटेड बॉडी, कंबाइंड बॉडी, ट्रंकेटेड बॉडी, ये तीन बनते हैं। तो पहले हम डिस्क्रीट से शुरू कर रहे हो। डिस्क्रीट में क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, उस पर आते हैं। भाई मान लीजिए आपको सिंपल डिस्टेंसेस गिवन है, ठीक है, सिंपल डिस्टेंस गिवन है। मान लीजिए ये ओरिजिन है, कोई एक मास m1 है, m2 है, डिस्टेंस x1 x2 गिवन है। तो जो इनका सेंटर ऑफ मास होगा कहीं इनके बीच में होगा, लेट उसकी डिस्टेंस कितनी है, x है। तो सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला होगा x इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। केस नंबर 2, व्हेन वेक्टर्स आर गिवन। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो आप सेंटर ऑफ मास का क्या फॉर्मूला लगाने वाले हो, सेम फॉर्मूला लगा देना, बस यहाँ पे डिस्टेंस की जगह आपको पोजीशन वेक्टर गिवन होगा। क्वेश्चन कुछ ऐसा दे देंगे, इफ अ बॉडी ऑफ मास 100 ग्राम plays at 2i cap plus 4j cap and a body of mass 200 gram plays at 3i cap, find position vector of center of mass। ठीक, तो कुछ नहीं करना है, x1 की जगह r1, x2 की जगह r2, बाकी सब वही है, सब वही है। केस नंबर 3, इफ कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, है ना। मान लीजिए बोल रहा है 100 ग्राम की बॉडी है, ठीक है, जो 1,2 पे रखी है,
200 ग्राम की बॉडी 2,3 पे रखी है, तो सेम काम करोगे, बस फर्क क्या है, x कोऑर्डिनेट अलग निकालोगे और y कोऑर्डिनेट अलग। जैसे ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, अब इसको लेके कैपिटल X निकाल लो, y1 हो गया, y2 हो गया, इसको लेके बच्चा आप कैपिटल Y निकाल लोगे, मतलब आपके पास x1 x2 की वैल्यू या y1 y2 को अलग अलग तरीके से सॉल्व करोगे, सेंटर ऑफ मास का बच्चा जो कोऑर्डिनेट आएगा वो कैपिटल X, Y होगा। जल्दी से नोट डाउन करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, तो फिर हम लोग इसी में आगे बढ़ जाएंगे, है ना। चलिए बच्चों, केस नंबर 4, इफ चेंज इन पोजीशन इज गिवन। चेंज इन पोजीशन का मतलब समझो ऐसे, जैसे आपसे बोल रहा है इफ 100 ग्राम बॉडी मूव्स बाय 1 मीटर टुवर्ड सेंटर ऑफ मास, सपोज करिए ऐसा कुछ क्वेश्चन आ रहा है, तो दूसरी बॉडी कितना मूव करे कि सेंटर ऑफ मास अनचेंज रहे। मान लो ऐसा क्वेश्चन, अब यहां पे चेंज इन पोजीशन की बात कर रहा है, आपसे बॉडी को मूव करा रहा है, तो ये जो पहली बॉडी मूव की ये हो गया बच्चा डेल्टा x1, है ना। दूसरी बॉडी का मूवमेंट पूछा है, मतलब डेल्टा x2 की वैल्यू पूछा है ना। बात समझ में आ रही है। सेंटर ऑफ मास अनचेंज्ड है, मतलब डेल्टा कैपिटल X की वैल्यू 0 गिवन है, ये मूव नहीं किया है, ये मूव नहीं किया है, तो डेल्टा x को 0 डालिए, m1 m2 होता ही है, डेल्टा x1 डालिए, पता है डेल्टा x2 निकाल लीजिए, सिंपल, कोई दिमाग नहीं लगाना है, कुछ नहीं करना है। और डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम में यही 4 केसेस हैं जो इस्तेमाल होंगे, इसके बाद कोई 5वां केस नहीं है जो तुमसे छूट रहा हो। मैं फिर बोल रहा हूं, इस वीडियो में आपको सेंटर ऑफ मास जितने फॉर्मूले हैं, जितने कॉन्सेप्ट है, वो सब कुछ मिल जाएंगे, बस आपको न्यूमेरिकल लगाने हैं, और दिक्कत होगी तो मेरे को बताना है, ठीक है। जैसे बच्चे बताते हैं, कमेंट में नहीं बता पाते हैं बहुत लोग कि हम पब्लिकली नहीं बता रहे, आप मैसेज करके बता सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बच्चा, एक ये क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो प्लैंक सिस्टम है, ठीक है, टॉपल डाउन केस। कौन सा केस? टॉपल डाउन केस। मतलब क्या है, अब आपसे बोल रहा है एल लेंथ के ढेर सारे ब्लॉक्स एक के ऊपर एक रखे, गौर से सुनना क्वेश्चन को, एल लेंथ के ढेर सारे ब्लॉक एक के ऊपर एक रखे हैं, और हर ब्लॉक अपने नीचे वाले से x डिस्टेंस पे, कहाँ पे है, x डिस्टेंस पे है, तो कितने रख सकते हो कि सिस्टम गिरने ना पाए, मैक्सिमम कितना रख सकते हो कि सिस्टम ना गिरने पाए। अब बच्चा क्या करोगे, देखो भाई, तब तक नहीं गिरेगा जब तक सिस्टम का सेंटर ऑफ मास इस बॉडी के बाहर ना निकल जाए, दिमाग में ये बात अच्छे से बैठाइएगा, तब तक नहीं गिरेगा जब तक सिस्टम का सेंटर ऑफ मास इस बॉडी के बाहर ना निकले। भाई देखो, अब इसका सेंटर ऑफ मास तो ये L/2 पे है ना, मिड पॉइंट पे होगा ना, तो L/2 तक निकलना अलाउड है, उसके बाद अगर निकला तो गिर जाएगा भाई साहब। तो इसके लिए आपको सिंपल सा ट्रिक दिया है मैंने, वैसे जो कॉन्सेप्ट होता है वो Sn/n इज लेस देन और इक्वल टू L/2 होता है, तो वो सब वैल्यू डाल के मैंने यहाँ पे आपको दिया है, ठीक है, एकदम रेडी टू यूज है। n-1 x/2 इज लेस देन और इक्वल टू L/2। n-1 मतलब ये नंबर ऑफ प्लैंक कितने रख सकते हो, नंबर ऑफ प्लैंक आप कितने रख सकते हो, x ये डिस्टेंस, l लेंथ जो नीचे वुडन प्लैंक होगा उसके आप n की वैल्यू आराम से निकाल ले जाओगे, ठीक है। चलो बच्चा आगे बढ़ें। अब आते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, जिसमें ये 3 फॉर्मूले हैं, कैपिटल X इक्वल टू 1/m इंटीग्रेशन ऑफ x dm, सेम फॉर y कोऑर्डिनेट एंड सेम फॉर z कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, देखो बच्चा, कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सेंटर ऑफ मास 2 चीजों का बहुत जरूरी है जो हर हाल में याद होना चाहिए, रॉड और रिंग, मतलब रॉड और सर्कल या रिंग वगैरह जो है उनका बहुत ज़रूरी होता है। सेम चीज़ जो आपको अगला लेक्चर मिलेगा रोटेशनल मोशन का, उसमें भी मैं आपसे यही बात बोलूँगा कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है
वो कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो उनको हाईलाइट करना ज़रूरी ताकि आपको याद रहे। मैंने रॉड में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है, जितना मेरे दिमाग में आया, जितना मेरे को पॉसिबल लगा कि यार पूछा जा सकता है, हर वो कुछ तुमको दिया है मैंने, ठीक है। इसी का यूज करके सारी चीजें निकाला है ताकि आपको एग्जाम में फिगर आउट ना करना पड़े। अब बच्चा देखो, अब सर ये कैसे आया है, क्या आया है, उसके लिए फुल लेंथ वीडियो देखना पड़ता है बच्चा, पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ता है। रिवीजन में मैं सिर्फ आपको फॉर्मूले बता पा रहा हूँ, मैं भी मतलब रिस्ट्रिक्टेड हूँ, ठीक है। अब सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड, अगर मास रॉड का कांस्टेंट है, m है, 10 ग्राम, 100 ग्राम, 25 ग्राम, 50 ग्राम, कुछ भी है, तो उसके सेंटर पे होगा कितना होगा, L/2। अगर मास पर यूनिट लेंथ, जिसको हम मास डेंसिटी बोलते हैं, ये जो मास पर यूनिट लेंथ लिखा हुआ है ना बच्चा, ये ठीक है, इसको हम बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। जिसको हम लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है। मतलब अगर लेमडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है तो याद रखिएगा कैपिटल एक्स इक्वल टू 12/3 होता है। कितना होता है? कैपिटल एक्स इक्वल टू 12/3। अच्छा, पॉसिबल तो यार ये भी हो सकता है ना, मैं इसको हटा रहा हूं, पॉसिबल तो ये भी हो सकता है यार कि कांस्टेंट भी हो और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी हो। मतलब इससे बड़ा केस कुछ नहीं, सब दे दिया है, ठीक। तब सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला x इक्वल टू एल विच इज लेंथ ऑफ द रॉड 3a प्लस 2lb अपॉन 3 प्लस lb, ठीक। अब इसमें वो पहले दो केसेस आ गए। अगर तुमसे बोलता है कि मास कांस्टेंट है, देखो अगर मास कांस्टेंट है मतलब bx की वैल्यू क्या हो गई, 0। मतलब b की वैल्यू क्या हो गई, 0। b की वैल्यू को 0 डालो जरा, b0 ऊपर बचा ये 3 से 3 कैंसिल, a से a कैंसिल, L/2। यही तो पढ़ाया भाई, यही तो पढ़ाया है। दूसरा केस हमने क्या पढ़ा था, अगर लेमडा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, मतलब a का टर्म 0 है, मतलब a का टर्म क्या भाई, bx पे डिपेंड कर रहा है ना, कांस्टेंट पे नहीं, तो a का टर्म 0। अब जरा a को यहाँ पे 0 डालो, a 0 डाला, L2 LB अपॉन 3 LB, L से L कैंसिल, LB से LB कैंसिल, 2L/3। यही कराया था क्या? चेक करो जरा, चेक करो, L/2 2L/3। तो ये आपका कंप्लीट केस है और ये प्रूफ करके मैं यहाँ पे क्यों दिखा रहा हूं कि तुम्हारा भरोसा बने कि हाँ सर ने जो बताया वो कंप्लीट है, इससे मैं कोई भी वैल्यू आराम से फिगर आउट कर लूंगा। लेकिन अगर x की पावर 1 है तो ही ये फॉर्मूला वैलिड है। अब कहोगे सर अगर x की पावर 1 नहीं है, 2 है, 3 है, 25 है, 50 है, कुछ भी है, तो क्या करेंगे? तो सर हम ये काम करेंगे, x की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर n दिया है, मान लो कि बोल दे x क्यूब, भाई n की वैल्यू 3 डालो, 3 + 1 4l अपॉन 3 + 2 5। आंसर तुरंत, आंसर तुरंत। अब तुम सोच लो यार, कुछ नहीं छोड़ा भाई, मैंने अपनी तरफ से जो बेस्ट कर सकता था, जितने केसेस दे सकता था, वो सारे केसेस मैंने आपको दिए हैं, समझाए हैं। अगर तब भी तुमको लगता है कोई केस ऐसा है जो मेरे से बाई मिस्टेक छूट गया है कि सर क्या ये भी पॉसिबल हो सकता है क्या, तो कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर ये भी हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। और कमेंट करके कम से कम ये बता दिया करिए बच्चों कि आपने ये कंप्लीट कर लिया है, तो मेरे को भी पता रहता है कौन से बच्चे हैं जो मेरे से रेगुलरली जुड़े हुए हैं। क्योंकि देखिए यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है ना कि मेरे को नहीं समझ में आता है कि कौन रेगुलरली देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है, कौन फॉलो कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो जो है वो मेरे जहन में रहेंगे ना, तो उससे बेनिफिट ही है कि मेरे को समझ में आता रहेगा कि ये बच्चे हैं कम से कम रेगुलर में लगे हुए हैं, एफर्ट दे रहे हैं, तो उनके साथ कुछ और मेहनत की जाएगी, कुछ किया जाएगा, है ना, इसलिए बोल रहा हूं, बाकी आपकी इच्छा। चलिए, सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर वायर, अगर सेमी सर्कुलर वायर कुछ इस तरीके से रखा है तो इसका सेंटर ऑफ मास होता है 0,2r/π। भाई देखो ऐसे रखा है तो होगा तो कहीं यही कहीं, ऐसे समझो ना, होगा तो
कहीं यहीं कहीं। तो y एक्सिस पे तो x कोऑर्डिनेट तो अपने आप 0। अब y कोऑर्डिनेट कितना होता है, विच इज 2r/π। याद रखना है भैया, अगर डेरिवेशन कराएंगे तो फिर तो कई लेक्चर लगेगा, फिर कहाँ एक लेक्चर पे होने वाला है। सेंटर मत, बड़ा लंबा चैप्टर हो जाता है भाई। देखो सेमी सर्कुलर रिंग का कितना था 0,2r/π, और सेमी सर्कुलर डिस्क का कितना आएगा 0,4r/3π। ठीक है, याद रखिएगा। एन्युलर डिस्क मतलब ये कैविटी यहाँ पे कट कर दिया है, ये रेडियस r1 है, ये r2 है, तो 4r/3π यही है। r2³ माइनस r1³ अपॉन r2² माइनस r1²। बच्चा ये याद रखना होगा आपको, अगर एन्युलर डिस्क आता है तो r2³ माइनस r1³ अपॉन r2² माइनस r1²। अच्छा, अब मैंने अनटिशंट ऐसी कुछ भी दे दिया है, ठीक है, कोई भी ऐसे ही रैंडम थीटा पीटा एंगल पे, क्योंकि बच्चे फिर भाई ये डाउट आ सकता है ना आपके ज़हन में, जरूरी आधा सर्कल आए, चौथाई आए, 60 डिग्री आए, 30 डिग्री आए, कुछ भी आए। तो अगर ऐसा आता है तो ये लो यार थीटा एंगल पे r sin थीटा बाई थीटा, r 1 माइनस कॉस थीटा बाई थीटा, एंड थीटा मस्ट बी इन रेडियन, थीटा मस्ट बी इन रेडियन। अब जरा इस चीज को ढंग से ध्यान से देखो, थीटा किस में है, रेडियन में है। अब देखो इसी पे ये 1/4 सर्कल ले लिया है, एंगल कितना 90। अब जरा थीटा की वैल्यू π/2 रखो। अब जब थीटा की वैल्यू π/2 रखोगे तो साइन π/2 1 r अपॉन π/2 r 1 माइनस कॉस थीटा कॉस 90 0 r अपॉन π/2, यानी अल्टीमेटली आंसर क्या 2r/π, 2r/, सिंपल, कुछ नहीं था। तो इतना सर्कल हो या इसको पूरा ये कर दे, जो भी पिछला केस था 2r/π वाला, तो भाई थीटा को 180 ले लेना, 180 का मतलब रेडियन में पाई ले लेना, तुमको जो एक्सप्रेशन वहां लिखा था ना वही एक्सप्रेशन मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर ये याद है तो बस सर्कल तो वहीं जेब में है। पूरा सर्कल क्या दूंगा, पूरा सेंटर का बीच में ही होगा। मच्छी कहते हैं सर पूरा सर्कल नहीं दिया, तो भाई पूरा तो बीच ही में है। अब मान लो ऐसा सर्कल दिया है, ऐसा दिया तो आसान है कि पता है सेंटर ऑफ मास भाई यहाँ कहीं होगा, y एक्सिस पे होगा, x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट कितना होगा 2r sin थीटा बाई 2 बाई थीटा। अब इसी को फिर से अगर तुम पूरा कर देते हो ना, तो थीटा को पाई रख के देख लो, फिर से वही मिल जाएगा 2r sin π/2 डिवाइडेड बाई पाई। मिल गया कि नहीं मिल गया भाई। तो जनरल केस पे आओ ना यार, मैं स्पेसिफिक कंडीशन पे बात ही बहुत कम करता हूं। जरूरी थोड़ी ना है कि जिस दिन हम पेपर देने जा रहे हैं वो दिन हमारा बहुत ही अच्छा हो, जो हम पढ़ के गए वही आया हो। फालतू फालतू चीज भी तो आती है, तो वहां पे हमारा क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो जनरल केस की बात करते हैं। अब ये हो गया रॉड, ये हो गया रिंग। अब बात करते हैं हम लैमिना पे। लैमिना मतलब उस पे कि यार अगर लैमिना बोल रहा है, मतलब कि जैसे मैंने रिंग की बात की, ठीक है, अब बोल दिया डिस्क है, मतलब ये पूरा भरा पोर्शन है, ठीक है। तो कुछ मत करना, जो रिंग का सेंटर ऑफ मास है उसी में 2/3 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, आपको लैमिना का मिल जाएगा। जैसे आपको रिंग का याद है, 2/3 से मल्टीप्लाई कर देना, डिस्क का मिल जाएगा। आपको स्क्वायर रिंग का पता है, 2/3 से मल्टीप्लाई कर देना, स्क्वायर डिस्क आ जाएगा, ठीक है। नाउ ट्रायंगुलर लैमिना आसान है, ट्रायंगल के बहुत आसान होते हैं। ट्रायंगल है जिसकी हाइट h है, 0,h/3 होता है, यहाँ कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, दैट इज 0,h/3। और अगर ऐसे राइट एंगल है तो भाई अब यहाँ पे तो y पे जाएगा नहीं, यहाँ कहीं होगा सेंटर ऑफ मास, तो ये तो h/3, ये भी हो जाएगा b/3, ये b है, ठीक है, ये b/3, h/3, ठीक है। नाउ
सेंटर ऑफ मास ऑफ हेमीस्फेरिकल शेल, आधा गोला, भाई पूरे गोले का तो बीच ही में होगा, पूरे गोले को बात ही नहीं करनी, आधा गोला है तो r/2 होता है, यहाँ कहीं होगा सेंटर ऑफ मास 0,r/2। सॉलिड हेमीस्फीयर भरा हुआ है तो 0,3r/8 लिखते जाइए, याद करते जाइए। यूज होने की प्रोबेबिलिटी कम है, बट मैं कम बोला हूँ, नहीं है ऐसा तो नहीं बोला है। अगर आप रिस्क लेने के मूड में हो तो मत याद करना, नहीं हो तो बच्चा याद करना, है ना। सेंटर ऑफ मास ऑफ हॉलो कोन 0,h/3, सॉलिड कोन का 0,h/4 होगा। ठीक है, चल अब वो थे आइसोलेटेड बॉडी, सिंगल सिंगल बॉडी थे, आपने आराम से कर लिए। अब अगर कंबाइंड बॉडी आता है, कंबाइंड बॉडी का मतलब समझो कि मान लो आपको एक ये इसने कुछ, मान लीजिए ये आपको ओरिजिन दे दिया, एक ये आपको दिया, एक ये आपको दिया, मान लीजिए ये आपको 10 मीटर दे दिया, ये भी आपको 10 मीटर दे दिया, ये भी आपको 10 मीटर दे दिया। अब आपसे बोल रहा है कि सेंटर ऑफ मास बताइए कंबाइंड बॉडी का। तरीका सीखो, यहाँ पे तरीका कोई फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला वही लगेगा जो सिंगल बॉडी का है, बस इसका अपना निकाल लो बच्चा। इसका कुछ सेंटर ऑफ मास x1, y1 होगा, मिड पॉइंट पे होगा, यानी x1 y1 की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी बच्चा, 5,5 यही होगी। बात समझ में आ रही है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चा, इसका सेंटर ऑफ मास मान लो x2, y2, x2, y2। अब इसका क्या फॉर्मूला बताया था, b/3, h/3, याद है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, 5 मिनट पहले, b/3, h/3। तो समझो b/3 यानी 10/3, 10/3, 10/3 क्या हुआ, ये डिस्टेंस हुई ना ये, और ये थी ओरिजिन से कितनी थी, 10 थी, तो x2 कितना आ गया, 10 + 10/3, और h/3 क्या होगा बच्चा, 10/3, ये वैल्यू की हाइट, ये तो वही है, x1 आया, y1 आया, x2 आया, y2 आया। बच्चा इसका मास आपको m1 कुछ पता होगा, इसका मास आपको m2 कुछ पता होगा। अब तुम क्या करोगे, m1x1 + m2x2 अपॉन m1 + m2, इस तरह y निकालोगे, m1y1 + m2y2 अपॉन क्या बच्चा, m1 + m2। आंसर ट्रंकेटेड बॉडीज, ट्रंकेटेड बॉडीज का भी ऐसे ही निकालोगे। ट्रंकेटेड बॉडीज मान लीजिए कि आपसे बोल रहा है एक ये कोई डिस्क है ना, और इसमें कोई ये पार्ट कट करके, काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, सब जगह मिल जाएगा, कट करके निकाल दिया है। तो अब जो बच्चा ये रिमेनिंग पोर्शन बचा हुआ है, इसका सेंटर ऑफ मास बताओ। तो ओरिजिनल बॉडी का ले लो x, y, क्या ले लोगे, x, कैविटी का सेंटर ऑफ मास निकाल लो, x1, y1, किसका मान लोगे बच्चा, कैविटी का। रिमेनिंग पोर्शन का यहां कहीं शिफ्ट होगा, ध्यान दो, यहां कहीं शिफ्ट हो जाएगा, उसका क्या मान लो, x2, y2, बस फॉर्मूला लगा दो, x2, y2 किसका बच्चा, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। फॉर्मूला क्या है, यही वाला है ना, x1 y1 आराम से पता है, आपको पता होगा, है ना, या निकाल लोगे आराम से। x2 y2 पूछा है, इजीली निकल जाता है। तो ट्रंकेटेड बॉडीज और कंबाइंड बॉडी आइसोलेटेड वाले के एप्लीकेशन हैं, ठीक है। इस चीज को अच्छे से याद रखिएगा, इसमें और कुछ नहीं है जिसमें आपको दिक्कत हो, परेशानी हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। नाउ अब हमारा जो टॉपिक शुरू हो रहा है, दैट इज मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास
मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कुछ नहीं है। अभी तक जो आपने x1 के लिए y1 x1 x2 y1 y2 किया, जो काम पोजीशन पे किया, सेम वही काम अब वेलोसिटी और एक्सीलरेशन पे भी करना है। फॉर्मूला वही है। अब ध्यान दो बच्चा, जैसे x1 x2 वगैरह था, वही काम यहां कर दिया, v1 v2 a1 a2, तो वेलोसिटी का और एक्सीलरेशन दोनों का फॉर्मूला बना। बट द थिंग इज, जो आपको याद रखनी है, डायरेक्शन मैटर्स। अगर ऊपर पॉजिटिव ले लेना तो नीचे वाले को नेगेटिव लेना होगा बच्चा, ठीक है। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे आपसे चूक नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन करके समझा देता हूं कि सपोज करिए दो बॉडीज हैं, यहां पे ये 100 ग्राम की है, ये बॉडी यहां पे बच्चा 200 ग्राम की है, ये जा रही है इधर 10 मीटर पर सेकेंड से एट एन एंगल 37 डिग्री, ये इधर जा रही है 20 मीटर पर सेकेंड से एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री। सपोज कर लीजिए आपसे पूछ रहा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। बच्चा 2D मोशन है, एक्स एक्सिस की बात अलग होगी और वाई एक्सिस की बात अलग होगी। इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहां पे मल्टीपल लेयर जाएगी, मल्टीपल लेयर, इस चीज को समझिए। भले थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए, चलता है, बात पूरी समझाऊंगा। आपको बढ़ाना है आप बढ़ा सकते हो, वो तो आपके हाथ में है ना। देखो तेजी से चल रहा हूं, 20 cos 53 20 sin 53, है ना। अब बच्चा यहां पे देखो, समझो, एक बार एक्स एक्सिस के लिए बात, एक बार वाई एक्सिस के लिए बात। तो एक बार एक्स एक्सिस के लिए फॉर्मूला लगेगा और एक बार वाई एक्सिस के लिए बच्चा ये फॉर्मूला लगेगा। मतलब ये 100 एक्स एक्सिस पे 10 cos 37 प्लस, समझो, ये 200 ग्राम वाई एक्स एक्सिस पे इसका इस साइड जा रहा है, अपोजिट साइड जा रहा है, माइनस लोगे। और मैं यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसी तरह से वाई एक्सिस पे दोनों ऊपर हैं तो दोनों पॉजिटिव। अब एक आई वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस पे, एक आई वाई एक्सिस पे, तो ओवरऑल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या, एक्स एक्सिस का प्लस वाई एक्सिस का। अगर तुम्हारे पास ऑप्शन स्केलर में है तो, अगर तुम्हारे पास ऑप्शन वेक्टर में है तो भाई इसके साथ आई कैप लगा दियो और इसके साथ क्या लगा दियो, जे कैप लगा दियो। तो इतना पढ़े हुए हो, कुछ करना नहीं है, बस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और डायरेक्शन को बहुत केयरफुली मेजर करना। जैसे ये एक एग्जांपल लिया, यहां पे क्या है भाई, अब यहां पे तो तुम सारी कहानी जानते हो, यहां टेंशन टी, इधर को टेंशन टी, ये नीचे जा रहा होगा, ये ऊपर जा रहा होगा, है ना। तो इसका ये m1g, इसका ये m2g। तो अब इसके लिए जो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला बनेगा, m1, देखो a1 ऊपर को है, a ही है, प्लस m2 ये माइनस a डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो m1 माइनस m2, m1 प्लस m2 इंटू ए की वैल्यू कहां से निकालोगे, लॉज ऑफ मोशन से। और जब लॉज ऑफ मोशन से तुम निकालते हो, तुमको याद हो तो m1 माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2 आती है। और जब इसको यहां पुट करोगे तो यही देखो, सेंटर ऑफ मास m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर हो जाएगा g अपॉन m1 प्लस m2। यही था ना, इसी पे तो हम बात कर रहे थे भाई। तो वही चीज सेम आई है, तो दिमाग में रख के चलिएगा कि क्या काम कर रहे हो और आप कैसे कर रहे हो, इंपॉर्टेंट है बच्चा। तो एक बहुत
लिमिटेड टाइम में हमने बहुत सारी चीजें कवर की। हमने डिस्क्रीट पूरा खत्म कर लिया, हमने कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को खत्म कर लिया, हमने मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को पढ़ लिया, जिसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को डिस्कस कर लिया। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे, ठीक है। फिर लगभग अपना सेंटर ऑफ मास खत्म हो जाएगा, हम कोलिजन पे स्विच कर जाएंगे। तो अगर भैया क्या कह रहा है, इफ सिस्टम वॉज इनिशियली एट रेस्ट एंड एफ नेट इक्वल टू 0, मतलब एफ एक्सटर्नल लिख लो यहां पे, इक्वल टू 0 है, मतलब बाहर से कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, तो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0। भाई फोर्स 0 तो एक्सीलरेशन 0, एक्सीलरेशन 0 तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी क्या होगी बच्चा, कांस्टेंट होगी। और अगर यार वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब क्या है, अगर सिस्टम इनिशियली रेस्ट पे था, मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी शुरू में 0 थी, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बाद में भी क्या होगी, 0 होगी। ये बात समझ में आ रही है भाई, चेंज होनी नहीं है ना, शुरू में 0 बाद में 0, शुरू में कुछ रही होती तो बाद में भी रहती। जैसे ये मिन प्लैंक प्रॉब्लम बहुत आते हैं, ठीक है। अब यहां क्या है भैया, कोई बोट है 40 किलो की है, अब ये बंदा मान लो इस एंड से इस एंड तक जाना चाहेगा, तो आपसे क्या पूछ लेता है कि भाई बोट कितना शिफ्ट हुई होगी पीछे। हम क्या करते हैं यहां पे, मान लेते हैं बोट कुछ x डिस्टेंस पीछे हुई होगी। अगर बोट x डिस्टेंस पीछे हुई तो भाई शुरू में तो रेस्ट पे थी, शुरू में क्या थी, रेस्ट पे थी, यानी डेल्टा x इक्वल टू m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 अपॉन क्या बच्चा, m1 प्लस m2 पढ़े हुए हैं, ये तो 0 ही रहेगा, क्योंकि बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लगाए हो, तो अल्टीमेटली जो सेंटर ऑफ मास उसकी पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं होगा, तो ये क्या रहेगा बच्चा, 0 रहेगा। तो अल्टीमेटली क्या हो गया बेटा, जो तुमको याद रखना है मेरे लाल, डेल्टा x2 इक्वल टू, ये याद रखना जब भी ऐसे क्वेश्चन है। m1 मान लो 60 है, ये भाई साहब कितना इधर मूव किए, 5 मीटर किए, बोट कुछ पीछे गई होगी तो इनका अल्टीमेटली कितना मूव किए, 5 माइनस एक्स किए। बोट का मास कितना है, 40 किलो है, बोट कितना मूव की, एक्स की, किधर, पीछे की तरफ कर सकते हो, यानी 60 5 माइनस एक्स इक्वल टू 40x, 0 से 0, ये 3 ये 2, सॉल्व कर लो, x निकल आएगी भैया कितना मूव की होगी। तो जितने भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं, कुछ में आता है कई बार आइस पे खड़ा है कूद गया, बताओ आइस कितना पीछे गई होगी, सेम कॉन्सेप्ट। यहां बोलेगा शर्मा जी बैठे हैं, यहां वर्मा जी बैठे हैं, दोनों बीच में आ रहे हैं, बताओ बोट कितना मूव की होगी, सेम कॉन्सेप्ट, कुछ नहीं कर रहा है, हर बार यही लाइन उठा के चिपकाते चले जाना है, तुम्हारा आंसर आएगा। रिवीजन वीडियो में, फॉर्मूले के वीडियो में ये सब नहीं दिया जाता, लेकिन मैं तब भी दे रहा हूं कि भाई आपके लिए कंप्लीट पैकेज रहे, फिर आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़े, आप सिर्फ न्यूमेरिकल लगाइए जो आपका काम है। लास्ट टॉपिक ऑफ द सेंटर ऑफ मास चैप्टर विच इज बैलिस्टिक पेंडुलम। बैलिस्टिक पेंडुलम एज सच कोई हेडिंग नहीं होती है, बेसिकली न्यूमेरिकल होता है, लेकिन इसको एज अ हेडिंग मैंने आपको दिखाया हुआ है। 2 केसेस क्या है, पहले बैलिस्टिक पेंडुलम समझ लो, एक वुडन ब्लॉक है, किसी थ्रेड से हैंग है, यहां से बुलेट फायर की जाएगी, इसमें एम्बेडेड होगी, झटका लगेगा, ऊपर भागेगा, आपको निकालना क्या है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट। क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट। 2 चीजें यूज होती हैं, कोलिजन हुआ है, 2 चीजें यूज होती हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब बुलेट का मोमेंटम इक्वल टू ब्लॉक का मोमेंटम, फिर जब इसको एनर्जी मिली भागा ऊपर, किससे भागा, काइनेटिक एनर्जी मिली थी 12 mv², जो कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल एनर्जी में mgh। इन सब काम को करके जो फाइनल एक्सप्रेशन मिला वो मैंने आपको दिया। पहला केस, व्हेन बुलेट एम्बेडेड इन द ब्लॉक, इसमें एम्बेडेड हो गई। पहला केस, अगर तुमसे एग्जाम में बोलता है न्यूमेरिकल में व्हेन बुलेट एम्बेडेड इन द ब्लॉक, तो √2gh इक्वल टू mv अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। कैपिटल M मैंने ब्लॉक का मास लिया है बच्चा, स्मॉल m बुलेट का लिया हुआ है।
अब निकाल लेना आराम से बुलेट की स्पीड। ये h क्या है, l, ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ले लेना, तो l माइनस एल कॉस थीटा h की वैल्यू मिल जाएगी। इज दैट ओके? अब अगर तुमसे कहता है कि यार ये निकल गया, बुलेट इसको आर पार कर गई, चीरते हुए निकल गई, तो इनिशियल स्पीड बुलेट की v माना है, और जब निकल गई तो स्पीड बुलेट की कितनी मान लिया मैंने, v1। अब एक्सप्रेशन होगा √2gh इक्वल टू m v माइनस v1 अपॉन कैपिटल M। ध्यान रखिएगा, बार बार मैं बोल रहा हूं, कैपिटल M क्या है, मास ऑफ ब्लॉक है। कैपिटल M क्या है, मास ऑफ ब्लॉक, स्मॉल m है बच्चा मास ऑफ बुलेट। फटाफट नोट कीजिएगा, फटाफट दिमाग में रहनी चाहिए ये बातें, ठीक है। दोनों केस में कहानियां अलग अलग है और दोनों केस आपके दिमाग में होने चाहिए। इज दैट ओके? चल नाउ हमारा सेंटर ऑफ मास कंप्लीट होता है और अब हम स्विच कर रहे हैं कोलिजन पे। बहुत आसान है कोलिजन, लेकिन आता बहुत है भाई, ठीक है। क्या है यार, इंट्रैक्शन ऑफ टू बॉडीज फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये हाथ यहां से आया, यहां आया, दो टकरा गए, इंट्रैक्शन ऑफ टू बॉडी हुआ, कोलाइड हो गए, दैट इज कोलिजन, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, देखो कोई पूछता नहीं है, रिवीजन है तो बस ये बेसिक पढ़ाते हुए काम की चीजों पे फटाफट निकलेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, हेड ऑन कोलिजन, आमने सामने टकरा जाए, ऑब्लिक कोलिजन किसी सर्टेन एंगल पे टकराएं। ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, जो आता है यहीं से आता है यार, इलास्टिक कोलिजन, जिसमें मोमेंटम भी कंजर्व होगा और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगी, उसको हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। क्या, मोमेंटम भी कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व। इन इलास्टिक क्या होगा बच्चा, मोमेंटम तो कंजर्व होगा बट काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी, यही फर्क है। परफेक्टली इन इलास्टिक क्या, बॉडीज कंबाइंड विद ईच अदर आफ्टर कोलिजन, with each other after collision, अलग अलग नहीं होंगी, ठीक है। तो दिमाग में इतना भरा, क्या, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व, इलास्टिक, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, इन इलास्टिक, साथ साथ चल रहे हैं तो परफेक्टली इन इलास्टिक, ठीक। इलास्टिक पे समझो जल्दी से फटाफट। m1 है, u1 स्पीड से जा रहा है, m2 है, u2 स्पीड से जा रहा है, और दोनों मिल गए यार। u1 की स्पीड ज्यादा रही होगी तभी तो ये इससे मिला, जो डिफरेंस है जितनी ज्यादा है उसी हिसाब से मिल पाएगा, जिसको हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। मतलब u1 माइनस u2 इस स्पीड से ये इसको अप्रोच किया होगा। फिर जब दोनों मिले अलग अलग हो गए, m1 v1 की स्पीड से आगे बढ़ा, m2 v2 की स्पीड से आगे बढ़ा, तो बच्चा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, आगे वाला तेज भागेगा, आगे वाला तेज भागेगा तभी अलग हो पाएंगे, पीछे वाला तेज भागा तो फिर से मिल जाएंगे जाके, ठीक। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या, v2 माइनस v1। अब मैंने क्या कहा बच्चा, इलास्टिक है मतलब मोमेंटम भी कंजर्व होगा और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगी। मैं कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ाता कोलिजन में, रेगुलर क्लास में भी नहीं पढ़ाता, जितने बच्चे हैं वो अच्छे से जानते हैं। मैं सिर्फ इन्हीं दोनों लाइन का यूज करता हूं, सारे क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। जो बुक्स में आपके ढेर सारे फॉर्मूले, में कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ाता हूं, ना ही याद करने के लिए रिकमेंड करता हूं। मैंने सिर्फ इतना किया, कोलिजन के पहले का मोमेंटम इक्वल टू कोलिजन के बाद का मोमेंटम। देखिए एक चीज यहां पे बहुत अच्छे से समझिएगा, दिमाग में रखिएगा, मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व होता है, बॉडी का नहीं। मैंने कहीं ये नहीं बोला है m1 u1 इक्वल टू m1 v1, सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व होगा। सिस्टम का मोमेंटम कोलिजन के पहले क्या है, m1 u1 प्लस m2 u2। सिस्टम का मोमेंटम कोलिजन के बाद क्या है, m1 v1 प्लस m2 v2। इन दोनों का बराबर होगा। सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के बाद कितनी है, हाफ v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर।
सिस्टम की कंजर्व होगी। और कंजर्व में कोई फॉर्मूला नहीं बनता। कोलिजन के पहले का मोमेंटम इक्वल टू कोलिजन के बाद का मोमेंटम, कोलिजन के पहले की एनर्जी इक्वल टू कोलिजन के बाद की एनर्जी। एक तीसरी चीज यहां और दूंगा मैं आपको याद करने को, इलास्टिक कोलिजन है तो भाई ना ही एनर्जी का नुकसान हो रहा है ना ही मोमेंटम का, तो जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है आपस में बराबर होगी, आपस में बराबर होगी। तो कहीं अगर जरूरत पड़े तो एक ये एक्सप्रेशन काम आएगा, एक ये वाला काम आएगा बच्चा, और एक ये काम आएगा, इसके अलावा कुछ काम नहीं आना। ठीक, अब यहीं से कॉन्सेप्ट इवॉल्व होता है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, या आप ऐसे लिख लो E इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। भाई बात एक ही है। अब इलास्टिक में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दोनों बराबर होते हैं, तो मतलब क्या होगा कि जो बच्चा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू है कितनी आ गई, 1। इन इलास्टिक में लॉस होता है एनर्जी का, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लेस देन 1 होगा। यहां इक्वल टू कहीं नहीं लगाया है क्योंकि 0 हुआ तो परफेक्टली इन इलास्टिक, क्यों, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 हो जाता है भाई इस केस में। क्यों, अलग ही कहां हुई, जब सेपरेट हुई नहीं तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लाओगे कहां से, 0, तो ई की वैल्यू भी 0। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक, इतनी बात ओके। कुछ स्पेशल केस है, दिमाग में रखिएगा, कई बार पूछा आपको आपके पीवाईक्यू में, श्योर शॉर्ट है मिलेंगे, आप चाहे जेई हो चाहे नीट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ M1 M2 अगर दोनों का मास सेम है और इलास्टिक कोलिजन है, ये दो कंडीशन गिवन होनी चाहिए, दोनों का मास सेम है और इलास्टिक कोलिजन है, तो जो पहले की स्पीड है वो दूसरे की बन जाएगी और जो दूसरे की स्पीड है पहले की। मतलब जो दूसरी बॉडी की इनिशियल स्पीड थी वो पहली बॉडी की फाइनल हो जाएगी, और जो पहली बॉडी की इनिशियल स्पीड थी वो दूसरी बॉडी की फाइनल हो जाएगी। तो बच्चा सॉल्व नहीं करता है, सीधा टिक मारता है। अनदर केस, अगर दोनों का मास सेम है और इलास्टिक कोलिजन है और U2 की वैल्यू 0 है, मतलब दूसरी बॉडी रेस्ट पे है, तो कोलिजन के बाद दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव करेंगे, मतलब दोनों बॉडीज के बीच का एंगल, एक यहां जा रही है तो एक इधर जा रही होगी, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। आप चाहो तो याद कर सकते हो, है ना, काम आएगा। ऑब्लिक इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या है कि भाई मान लो एक बॉडी M1 है, U1 स्पीड से गई, एक M2 है, U2 से गई, दोनों आपस में क्या हुए, कंबाइन हो गए। अब मान लो एक बॉडी चली गई यहां M1, एक यहां चली गई M2, मान लो इसका एंगल θ1 बना, इसका क्या बना बच्चा, θ2। ठीक है, लिख सकते हो। तो बच्चा इसको क्या बोलोगे, ये गई V2 से, ये गई V1 से, V2 cos θ2, V2 sin θ2, V1 sin θ1 और V1 cos θ1 लिख सकते हो क्या, लिख सकते हो। अब बच्चा अगर इलास्टिक है तो काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व होगी, स्केलर क्वांटिटी, खास कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी बॉडी कहीं भी जाए, पड़ता है क्या, नहीं ना, तो एक्सप्रेशन तो यही रहने वाला है, एक्सप्रेशन तो यही रहेगा ना, यही रहेगा। लेकिन अगर मोमेंटम की बात करोगे ना बच्चा, तो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम क्या है बच्चा, वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर वेक्टर है तो एक्स एक्सिस की कहानी अलग होगी और वाई एक्सिस की कहानी अलग होगी। एक्स एक्सिस पे कोलिजन के पहले कितना मोमेंटम है, M1 U1 प्लस M2 U2, और एक्स एक्सिस पे कोलिजन के बाद कितना मोमेंटम है, M1 V1 cos θ1 प्लस M2 V2 cos θ2। ये एक्स एक्सिस में कोलिजन के बाद का मोमेंटम है ना। और यही वाई एक्सिस पे अगर आप बात करोगे तो वाई एक्सिस पे कोलिजन के पहले तो है ही नहीं,
बॉडी तो एक्स एक्सिस पे मूव कर रही है, और कोलिजन के बाद m1 ऊपर गया m2 नीचे गया है, साइन याद रखना, यानी m1 v1 साइन थीटा 1 माइनस m2 v2 साइन थीटा 2। तो ये मेहनत करके इसलिए दिखाया है कि तुम्हारे दिमाग में रहे कि अगर ऑब्लिक है तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात अलग अलग होगी बच्चा, और डायरेक्शन के अकॉर्डिंग माइनस और प्लस साइन भी आप इस्तेमाल करोगे। ठीक, इनइलास्टिक कुछ नहीं है, सेम चीज लिखा है। देखो मोमेंटम तो कंजर्व होता है, कुछ नहीं है। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, मतलब काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा। भाई गेन तो कर ही नहीं सकती, वर्क डन थोड़ी ना कर रहा है उस पे, तो गेन तो करेगी नहीं। यानी कोलिजन के पहले की एनर्जी कोलिजन की बाद की एनर्जी से ज्यादा होगी, तो कुछ लॉस हुआ एनर्जी का। अगर आपके एग्जाम में पूछता है कि बच्चा वो लॉस कितना हुआ है, तो सर इतना हुआ है, डेल्टा के इक्वल टू हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 1 माइनस ई स्क्वायर। ये ई की वैल्यू आपको गिवन होगी, ठीक है, u1 माइनस u2 ऑफ द होल स्क्वायर। अब इसी में अगर ये बोल दे कि भाई परफेक्टली इलास्टिक है, तो दोनों तो कंबाइन हो गए ना, v1 v2 की वैल्यू सेम हो गई होगी। कितनी हो गई होगी, v कुछ मान लेते हैं, तो ये एक्सप्रेशन हो गया होगा, ठीक है, जिसके आने के चांसेस कम होते हैं। या तो इलास्टिक या तो इनइलास्टिक बच्चा आपसे ज्यादा पूछता है ना, ठीक है। अब एक नोट में पॉइंट, if a body collide with very heavy mass then velocity of heavy mass remains unaltered। अब very heavy mass का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपसे क्वेश्चन कुछ ये दे रहा है, एक बॉल है, ठीक है, जिसका कुछ एक डेफिनेट मास है, ठीक है, किसी ट्रक पे फेंका, ट्रक की स्पीड मान लो थी 10 किलोमीटर पर आवर, बॉल बाउंस बैक करके आया, तो बताओ बॉल की बाउंसिंग बैक के बाद स्पीड कितनी होगी। तो भाई ट्रक की स्पीड अगर तुमको शुरू में दिया है 10 किलोमीटर पर आवर, तो ट्रक की स्पीड कोलिजन के बाद भी 10 किलोमीटर पर आवर ही कंसीडर होगी। बॉल फेंकने से ट्रक को धक्का नहीं लग जाएगा, ठीक है, तो ये बात दिमाग में रखिएगा। कई बार गेम खेल देते हैं इन लोग, तो वहां पर आप ढूंढ रहे होते हैं ट्रक की स्पीड बाद में क्या होगी, तो भाई बाद में बदलेगी क्या, हाँ, तुमने धक्का मार दिया ट्रक की, तुमने बॉल फेंक दिया, ट्रक की स्पीड बढ़ गई, पॉसिबल नहीं है ना। तो वो जो इनिशियल स्पीड है वही फाइनल स्पीड के बराबर होगी, ये चीज याद रखना। अब अगर कोई ऐसा कोलिजन आपको आता है कोई स्टेशनरी वॉल के साथ, तो अब ये भी आपको पता है कि बच्चा यहाँ पे जो वेलोसिटी है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी होगी और वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी होगी। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मान लो ये u है, थीटा 1 लौटी v से थीटा 2, u cos थीटा 1 u sin थीटा 1, यहां पे कोई दिक्कत, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है, यहां कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अच्छा, अब यहां पे दो चीज बन जाएगी ना बच्चा, एक्स एक्सिस के भी बनेगी और वाई की भी। मैं आपको ऐसे नहीं सिखाता, मैं थोड़ी सी डिफरेंट बात करता हूं, क्योंकि वहां पे अगर कंफ्यूजन तब आ जाएगा जब वॉल को ऐसे रख दिया जाए, दिक्कत हो जाएगी। तो अब ऐसे याद रखिएगा, ये एक्सप्रेशन है अलोंग द वॉल और ये है परपेंडिकुलर टू वॉल, ऐसे। अब ये वैलिड रहेगा, अब इसमें कोई भी छेड़खानी पॉसिबल नहीं है, ठीक। अलोंग द वॉल कोलिजन के पहले का मोमेंटम इक्वल टू कोलिजन के बाद का मोमेंटम, चूंकि बॉल भी वही है, वॉल भी वही है, तो कोलिजन के पहले की स्पीड इक्वल टू कोलिजन के बाद की स्पीड u sin थीटा 1 इक्वल टू v sin थीटा 2 अलोंग द वॉल। बट अगर आप यहां पे परपेंडिकुलर टू वॉल के बारे में बात कर रहे हो, तो जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है जिससे वो वॉल की दीवार की तरफ आया, उसमें e से मल्टीप्लाई होगा। बेसिकली आप यही फॉर्मूला लगा, e इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। बट ई कहां लगेगा, दिमाग में क्या बैठाओगे, ई कहां लगेगा, केवल परपेंडिकुलर टू वॉल में लगेगा, अलोंग द वॉल में ई नहीं लगेगा। इस चीज को दिमाग में बैठाइएगा ढंग से, बहुत जरूरी है। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, केस ऑफ मल्टीपल बाउंस। हर जगह आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं यार।
आप चूंकि रिवीजन कर रहे हो इस वीडियो को देख के, तो आप ऑलरेडी पढ़े बैठे हो और आपको ये क्वेश्चंस पता है कि आते हैं कि अगर कोई बॉल है शुरू में एच हाइट से ड्रॉप किया गया तो पूछ लेता है यार एन बाउंस या 4 बाउंस 5 बाउंस के बाद हाइट कितनी होगी, या टाइम कितना लगा होगा, या वेलोसिटी कितनी होगी। तो वो सारे एक्सप्रेशन एन बाउंस के बाद वेलोसिटी इतनी, हाइट इतनी, टाइम इतना, e की पावर n इंटू टी। शुरू का टाइम तो आप निकाल ही लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। शुरू का टाइम कहां से निकालोगे भाई, h तो गिवन होता है ना, ठीक। शुरू की वेलोसिटी कहां से निकालोगे, तीन एक्स्ट्रा पॉइंट भी दिए हैं। अगर पूछता है कि यार टोटल हाइट कितनी ट्रैवल किया होगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट, तो टोटल हाइट कह रहे हैं, टोटल डिस्टेंस, तो d इक्वल टू कैपिटल H 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर। टोटल टाइम कितना लिया होगा, एवरेज स्पीड क्या होगी, तो एवरेज स्पीड तो यहीं से आया है यार, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर देना निकाल करके। अब वहां फॉर्मूले वैल्यू रखते बड़ा डरावना सा फॉर्मूला बनता है जो तुमको पसंद नहीं आता, इसलिए नहीं रखा है वैल्यू। तो ये चीजें याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज मैंने अपनी तरफ से लेवल बेस्ट ट्राई किया है कवर करने का, ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। बट इन केस अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप कमेंट करके बता सकते हो, आप मैसेज करके बता सकते हो, कोशिश करूंगा। आपको कोई हेल्प चाहिए तो भी आप बता सकते हैं। तो ओवरऑल आपका बेनिफिट होना चाहिए, सिर्फ इतना ही चाहना है, ठीक है। तो पढ़ाई कीजिएगा बच्चों। टिल देन गुड बाय गाइस, टेक केयर, बाय बाय।